दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी कटोरी भर दाल। राजेश्वर ग्वालियर से बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बनारस के लिए जब यात्रा शुरू किया था तब यह कहावत प्रचलन में थी कि भारतीय रेल कभी समय पर पहुंची है कि आज पहुंचेगी। आज भी सच लगता है। कहावत सच साबित हुई। ग्वालियर से बनारस की यात्रा दूसरे दिन सूरज के डूबने के बाद पूरी हुई। यह ट्रेन यात्रा काफ़ी विलंब से पूरी हुई थी। भला हो उत्तर प्रदेश परिवहन की बस का, जो बनारस से 70 किलोमीटर की यात्रा निर्धारित समय से पहले पूरी हो गई थी। यह स्टॉप राजेश्वर के गांव से 15 किलोमीटर दूर एक टाउन एरिया का बस स्टॉप था। टाउन एरिया से राजेश्वर को इक्का या जीप की सवारी करना था। संयोग से एक जीप मिल गई थी। कंडक्टर जीप के अंदर बिठाने की कोशिश तो किया, परंतु जीप के अंदर पैर रखने की जगह ही नहीं थी। आखिर जीप की 15 किलोमीटर की यात्रा लटक कर करना पड़ा था। राजेश्वर ही नहीं, 4-6 और लोग लटके हुए थे। जीप के अंदर तो भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए थे। जाड़े की रात थी। रात का अंधेरा पसर रहा था। सभी जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। यह यात्रा खतरे से खाली तो नहीं थी, पर जीप का कैरियर पकड़कर डरावनी यात्रा पूरी हो गई थी। सकुशल राजेश्वर अपने घर पहुंच गया। राजेश्वर को देखकर उसकी माँ और बाप दोनों रो पड़े थे। 6 साल के बाद राजेश्वर गांव गया था। उसने खुद से वादा किया था कि नौकरी मिलने के बाद गांव जाएगा। उसका वादा आंशिक रूप से पूरा हुआ था। 5 साल दिल्ली में बेरोजगारी का यातनापूर्ण जीवन जीकर राजेश्वर दिल्ली से ग्वालियर पहुंचा था। गांव से दिल्ली और फिर ग्वालियर में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में अस्थायी बाबू की नौकरी मिल गई थी। ग्वालियर में राजेश्वर के माथे से बेरोजगारी का दाग आंशिक रूप से धुल गया था। गांव से दिल्ली और दिल्ली से ग्वालियर तक की नौकरी की तलाश बहुत पीड़ादायी थी। राजेश्वर के माता पिता रजवंती और राजधन सिर्फ नाम के धनी थे। उनके पास जमीन भी नहीं थी कि राजेश्वर आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती करता। जाति उत्पीड़न, गरीबी और भूमिहीनता से जूझने वाले समाज के लिए मजदूरी के अलावा गांव में जमींदारों के खेतों में गुलामी के अलावा और कुछ नहीं बचा था। हाँ, पढ़े लिखे नौजवान तो ज़्यादातर दिल्ली या बम्बई नौकरी की तलाश में भागते थे। दिल्ली में कोई मंडी या कोई प्लास्टिक की मशीन चलाने लगता था या कोई और जोखिमपूर्ण काम में लग जाता था। गांव के कई लड़के तो जान भी गंवा चुके थे। राजेश्वर का ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, पर परदेश में भूख से मरने के बजाय पेट भरने के इंतजाम के लिए राजेश्वर को भी जिल्लत की कई नौकरी करना पड़ा था। राजेश्वर की इच्छा तो बिजनेस करने की थी। शुरुआत में किया भी था, पर पूंजी नहीं होने के कारण बिजनेस का इरादा छोड़कर शहर भागना पड़ा था। राजेश्वर की माँ ने गांव से दिल्ली के
किराए का इंतजाम गांव की ठकुराइन से 100 रुपये सूद पर लेकर की थी। बेरोजगार युवक को झुग्गियों में किराए पर रहने की औकात नहीं होती थी। कई लोग मिलकर झुग्गी किराए पर लेते थे या कमरे किराए पर लेते थे। दूसरा विकल्प खुला तो था, फुटपाथ। राजेश्वर नसीब वाला निकला। उसके रहने की अस्थायी व्यवस्था एक झुग्गी में तो हो गई, परंतु छोटी सी झुग्गी सोने वालों की संख्या ज़्यादा थी। रात बिताने का ठिकाना हो गया था। खुराकी का इंतजाम तो हर हालत में खुद को करना था। इसके लिए ईंट गारा करो या मंडी में झली ढो। बेरोजगार युवक क्या करे? अनजान शहर, पराये लोग, जाने पहचाने लोग भी मुंह फेर लेते थे। राजेश्वर ने डिग्री खूंटी पर टांग दी। मेहनत मजदूरी, ईंट गारा, सब्जी मंडी में सेव की पेटी बनाने और ढोने का काम किया। आलपिन की फैक्ट्री में काम किया। पापी पेट का सवाल जो था। राजेश्वर को दिल्ली रास नहीं आई। ग्वालियर पहुंचा था। अच्छा ये हुआ कि ग्वालियर में राजेश्वर का कोई दूर दूर तक जानने पहचानने वाला नहीं था। कुदरत का खेल देखो, राजेश्वर ग्वालियर में अस्थायी कलर की नौकरी मिल गई। राजेश्वर को ग्वालियर में अस्थायी कलर की नौकरी मिल गई। ऑफिस के कैंपस में एक खाली कमरे में रहने की जगह भी अब सोने पर सुहागा हो गया था। 5 साल दिल्ली में रोजगार की तलाश में वनवास जैसा जीवन बीता। फिर साल भर ग्वालियर में अस्थायी नौकरी कर हंसी खुशी राजेश्वर गांव गया था। कंपनी में अफसरों के बीच राजेश्वर की जाति के बारे में कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजेश्वर कौन क्या कह रहा है पर ध्यान न देकर काम पर ध्यान दिया। कुछ लोग काम के प्रति ईमानदारी और कंपनी के समर्पण को देखकर राजेश्वर के साथ थे, तो कुछ जातिवादी खिलाफत में थे। इसलिए इस अस्थायी नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई थी। 6 साल के बाद राजेश्वर गांव वापस गया था। उसके माँ बाप, भाई बहन और गांव की बिरादरी के सभी लोग बहुत खुश थे। स्वामीनाथ बाबा और कोहालाल बाबा तो बहुत खुश थे। राजेश्वर की माँ उत्साह में सोच रही थी कि बेटवा 6 साल के बाद आया है, क्या 56 भोग खिला दूं। राजेश्वर की छोटी बहन चूल्हे में कंडे सुलगाकर खाना बनाने में जुट गई थी। चाय का कोई रिवाज गांव में तब था नहीं। चाय बाजार हाट तक ही सीमित थी। राजेश्वर की माँ उठी, एक छोटी सी कटोरी लेकर अपने ही घर के पिछले हिस्से में जेठ जी की पुत्र बहू द्वेषलता रहती थी। द्वेषलता के पति ब्रजकुमार का लालन पालन, ब्याह गौना सब कुछ राजेश्वर के माता पिता ने ही किया था। वही द्वेषलता अपने 3 बच्चों के साथ उसी घर में एक तरफ अलग रहती थी। मकान एक था पर घर द्वेषलता ने 2 बना दिए थे। राजेश्वर की माँ कटोरी लेकर द्वेषलता के घर दाल उधार मांगने के लिए चली गई। खुशी खुशी बोली, बड़ी बहू 1 कटोरी दाल उधार दे दो, कल दे दूंगी। अभी अभी राजेश्वर ग्वालियर से आया है। द्वेषलता बोली, अरे बुढ़घो घनी,
माई दाल मांगने आई हो, दाल खाए तो महीनों हो गए। राजेश्वर की बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू के गरम गरम गोले उभरने लगे थे, पर वह आंसुओं की ज्वाला को पलकों के बीच रोकते हुए बोली, देवेशलता, तू ही तो आज सुबह कह रही थी कि अरहर की दाल इतनी महंगी हो गई है कि कल 1 किलो दाल खरीदने में आँख निकल गई थी। हे भगवान, इतनी महंगाई की किलो भर दाल खरीदने में किडनी मुंह में आ गई। सुबह तो तुमने कहा था उधार मांग रही थी। देवेशलता, नहीं देना है तो मत दे, पर सांझ की बेला में झूठ तो मत बोल, राजेश्वर की माँ बोली। और राजेश्वर को उसकी माँ और बड़ी भौजाई देवेशलता की बातचीत साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। ये बातें तो राजेश्वर के कानों में सुई की तरह चुभ रही थी, और हाँ, बेचैनी तो बहुत हो रही थी। बूढ़ी माँ की आंखों से सुलगते बर्फ के गोले जमीन पर गिर रहे थे। राजेश्वर की माँ की आत्म पीड़ा को समझ चुका था। वह बोला, माई, अरहर की दाल नहीं खाना है, रोज ढाबे का खाना खाता हूँ। माँ, तू तो बस अपने हाथ की एक लिट्टी बनाकर कंडे की आँख में सेक दो। हरे लहसुन, हरी धनिया, हरे मिर्च की चटनी देविका पीस देगी सिलबट्टे से। देविका, भरा मिर्च हो तो एक चटनी में पीस देना। माँ, आज तो मैं पेट भर लिट्टी चटनी खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। राजेश्वर छोटी बहन देविका से बोला, हल्का सा नमक डालकर सिलबट्टे से अपने हाथों से देविका तुम पीसो, देखना इस चटनी लिट्टी के आगे 56 भोग फेल हो जाएगा। राजेश्वर की माँ थी कि मानने वाली कहाँ थी। वह चूल्हा चौके में लग गई, जो भी व्यंजन बना सकती थी बना डाले, हाँ, अरहर की दाल छोड़कर। राजेश्वर अपनी छोटी सी जिंदगी में एक वो बीते हुए दिन थे जब न स्कूल की फीस देने के पैसे थे, न ढंग के कपड़े लत्ते के इंतजाम के कोई पुख्ता जरिया। हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता था, आज भी कर रहे थे। राजेश्वर बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया था। जातिवाद अफसरों ने अस्थायी नौकरी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। जातिवादी अफसरों ने अस्थायी नौकरी से बाहर कर दिया था। राजेश्वर ने इस अत्याचार से भी उभरा। लंबे संघर्ष के बाद नौकरी अस्थायी तो हो गई, पर जातिवादी लोग दुश्मनी निभाने के लिए द्रोणाचार्य के रास्ते पर चल पड़े थे। एक द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, परंतु बदले हुए युग में हर क्षेत्र में साइलेंट किलर द्रोणाचार्य सक्रिय हैं। ऐसे ही कई द्रोणाचार्यों ने राजेश्वर की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब लिखकर राजेश्वर के प्रमोशन के सारे रास्ते रोकने के बहुत प्रयास किए और सफल भी हुए। गैर हिंदू चपरासी रकीस ने राजेश्वर को चाय पानी देने से मना किया। जाति सूचक शब्दों से खुद और दूसरे सवर्णों से अपमानित कराने का खूब षड्यंत्र रचा भी और लोगों ने अपमानित भी किया। ऐसे जातिवादियों के बीच राजेश्वर को टिके रहने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा,
पर अंततः राजेश्वर की शिक्षा, ज्ञान, अनुभव और संस्थान के प्रति वफादारी ने उसे मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचा ही दिया। जातिवादी षड्यंत्र रचते रहे, पर राजेश्वर के संघर्ष से पत्थर पर दूब तो जम गई थी। जिस राजेश्वर की माँ को कटोरी भर दाल उधार नहीं मिली, राजेश्वर रोजी रोटी के लिए संघर्ष किया, उसी राजेश्वर और उसकी पत्नी गीतेश्वरी के संघर्ष से शहर से गांव तक उसके परिवार में तरक्की के कदम पड़ चुके थे। राजेश्वर के पुत्र पुत्री, भाई भतीजे सभी तरक्की की राह पकड़ लिए थे। राजेश्वर ने अपने माँ बाप की इच्छाओं को अपनी कमाई से पूरा किया। शहर में भी एक छोटा सा आशियाना बना लिया। घर के सामने 2 कारें खड़ी थीं। एक वो दिन था जब सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए राजेश्वर को बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ा था। राजेश्वर के जीवन की स्टोरी उसके मानसिक चित्र पटल पर चल रही थी। इसी बीच उसकी जीवन संगिनी गीतेश्वरी आ गई। राजेश्वर को एहसास तक नहीं हुआ था। काफ़ी समय बीत चुका था और राजेश्वर की आँखों में सुकून था। इसी सुकून में खोया हुआ था। गीतेश्वरी ने जब जमीन पर पैर पटकी, तब पायल की छन से राजेश्वर की आंखें खुल गई। राजेश्वर बोला, गीतेश्वरी तुम? गीतेश्वरी बोली, जी। किस यादगार लम्हों में डूबे हुए थे कि मेरे आने की भनक भी नहीं लगी? राजेश्वर बोला, गीतेश्वरी, माँ बाप ने सामंतवादियों के शोषण के शिकार होकर हमें पढ़ाया लिखाया। हम उच्च शिक्षित होकर भी इन्हीं सामंतवादियों के अत्याचार उत्पीड़न के शिकार दफ्तर में हुए। देखा जाए तो अभी कुछ नहीं बदला है। शोषक समाज आज भी सक्रिय है। गीतेश्वरी बोली, सुनो जी, वो दिन लद गए। आधुनिक युग में दुनिया छोटी हो गई है, बदलाव आ रहा है, शोषक समाज बदल रहा है। राजेश्वर बोले, हाँ देवी जी, देखना ये है कि हमारा लूटा हुआ आत्मसम्मान सूद सहित शोषक समाज कब लौटाता है। शोषित मरे हुए सपनों का बोझ उठाए हुए जी रहा है। गीतेश्वरी बोली, बीते दिनों को भूल जाओ। आधुनिक युग का युवा समता की क्रांति जरूर लाएंगे। राजेश्वर बोला, बदलते हुए युग में समता की क्रांति आएगी। माँ के आंसू, पिता के पाँव की बीमारियों का दुख, भोगा हुआ यथार्थ कैसे भूल जाऊं? वो भी दिन कैसे भूल जाऊं जब कटोरी भर दाल उधार नहीं मिली। माँ रोई थी। सुलगती दास्तान तो शोषक समाज ने ही तो बनाया था। शोषक समाज की दी हुई ही तो दयनीय स्थिति है। गीतेश्वरी बोली, शोषकों को तो देखो, उन्हें कौन पूछ रहा है। हवेलियों में सियारिन फेंक कर रही हैं। हर अति का नतीजा बुरा होता है। जिसने कटोरी भर उधार दाल नहीं दी, उनका हाल देखो, कंधे से आंसू पोंछ रहे हैं। अपना हाल देखो, क्या कमी है। हाँ, यहाँ तक पहुँचने में बहुत दुख यातना सहे, पर परिवार सोने की तरह चमक तो रहा है। राजेश्वर बोले, हाँ गीतेश्वरी, परिश्रम और संघर्ष के साथ शिक्षा जरूरी है तरक्की के लिए। गीतेश्वरी बोली,
शिक्षित होकर परिश्रम और संघर्ष कर सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है। शिक्षित युवा पीढ़ी जगह बना रही है, जातीय दीवारें दरक रही हैं, लो चाय पियो। राजेश्वर बोले, काश वो दिन जल्दी आ जाता जब मानवता राष्ट्रीय धर्म और संविधान राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हो जाता। राष्ट्रीय संपदा पर सबका बराबर का हक हो जाता। तब न होता शोषण, उत्पीड़न, न होती अशिक्षा, हर हाथ को काम मिलता, न गरीबी होती, न डसता कटोरी भर दाल के बहाने का दर्द। सच में यह कहानी सामाजिक विषमता, भूमिहीनता, बेरोजगारी, गरीबी, अवसरवादिता के खिलाफ विद्रोह है और मानवीय समानता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के प्रति जागरूकता का आह्वान है। यह कहानी कटोरी भर दाल। दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कृपया चैनल को फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।